सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादकों में रूसो का नाम सबसे महत्वपूर्ण है और रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा माना जाता है। ठीक, रूसो स्वतंत्रता की धारणा को महत्वपूर्ण मानता है और उसने समानता के सिद्धांत का उस समय प्रतिपादन किया जब असमानता को सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त थी। समानता का अर्थ रूसो के नज़र में यह नहीं है कि धन और शक्ति के मामले में सभी लोग समान मान लिए जाएं, लेकिन वह इस बात को स्वीकार करता है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर हो जाए कि दूसरे को खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना गरीब हो जाए कि वह अपने आप को बेचने के लिए मजबूर कर सके। ठीक, तो स्वतंत्रता और समानता को स्वाभाविक मानते हुए उसने लोकतंत्र को, जो स्वतंत्रता और समानता की बुनियादी तत्व होते हैं, लोकतंत्र के मसीहा के रूप में इसीलिए उसको जाना जाता है। और सबसे पहले उसके जीवन परिचय को पढ़ना ज़रूरी है। तो जीवन परिचय में जीन जैक्स रूसो इसका पूरा नाम था। इसका जन्म जेनेवा में एक गरीब घड़ी साज के घर हुआ था। इसके पिता का नाम आइजक था। ठीक, इसके जन्म के समय ही इसकी माता का देहांत हो जाता है और इसके पिता अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर सके और इसकी उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इसके पिता ने इसे अपनी बुरी आदतों का साथी बना लिया। बालक रूसो से गलत साहित्य और रोमांचकारी पुस्तकों को पढ़वा करके सुनता था रात को। अपने पिता होने के दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया और जब इसकी अवस्था 10 वर्ष की थी तो रूसो के चाचा के संरक्षण में छोड़ करके जेनेवा से इसका पिता भाग गया। ठीक, और उसके बाद रूसो को एक संग तराश, जो पत्थर काटने वाले होते हैं, उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ी और वह संग तराश इसके साथ बहुत निर्मम और कठोर व्यवहार करता था। एक दिन रूसो शहर से बाहर कहीं गया हुआ था और रात को लौटा तो उसका जो मालिक संग तराश था दरवाज़ा बंद करके सोया हुआ था और यह इस डर से काफ़ी उद्वेलित हुआ और रात को ही जेनेवा छोड़ करके भाग गया। और भागते वक्त उस समय इसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। भागते समय इसके पास इसके वस्त्रों के अलावा इसके तन पर कुछ नहीं था और उसी काल से इसका आवारागर्दी का जीवन शुरू हुआ। हमेशा वर्तमान में जीता था, भूत भविष्य की इसे चिंता नहीं थी। बुरी आदतों ने इसको जकड़ लिया और आवारागर्दी में मशगूल हो गया। अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था तो इसकी नहीं हो सकी, लेकिन रूसो में जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी और इसके भाग्य का सितारा उस समय चमकता है जब 1749
ईस्वी में फ्रांस की दीजान एकेडमी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और निबंध प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान पाने वाले को पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। उस निबंध का विषय था कि क्या कला और विज्ञान ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है अथवा उसको विशुद्ध करने का काम किया है। तो रूसो अपने निबंध में इस बात को बताने का प्रयास करता है कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है। यदि व्यक्ति को सुखी जीवन और संतुष्ट जीवन की तलाश करनी है तो उसे प्राकृतिक अवस्था को प्राकृतिक रूप को अपनाना पड़ेगा। इस निबंध प्रतियोगिता में रूसो को प्रथम स्थान प्राप्त होता है और इसका पेरिस साहित्य में काफ़ी महत्व बढ़ जाता है, काफ़ी सम्मान इसको मिलता है और धनी और संभ्रांत वर्ग के लोग इसके तरफ आकर्षित होते हैं। धनी और संभ्रांत वर्ग की महिलाओं ने इससे संपर्क बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसके नज़र में ये लगता था कि ये लोग कृत्रिमता या बनावटी जीवन से पूर्ण हैं। यह अपने आप को उनसे दूर रखने की कोशिश किया और गरीब और निर्धन जीवन जीने वाली एक धोबन के साथ इसका संपर्क हुआ, उसी के साथ रहना शुरू किया। फिर बाद में चल कर के 1754 ईस्वी में एक प्रतियोगिता का आयोजन, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उसका विषय था कि असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। ठीक, अब इनको आदत नहीं है ना तो उसकी आधारशिला देखें। डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वलिटी, असमानता की उत्पत्ति और आधारशिला। इसमें रूसो ये बताने की कोशिश किया कि प्राकृतिक रूप से समानता होती है, लेकिन निजी संपत्ति को उसने समाज में असमानता की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया और कहता है कि वह प्रथम व्यक्ति जिसने भूमि के चारों तरफ बाड़ा बनाने का काम किया और उसने कहा कि यह मेरी है और बाकी अन्य मूर्खों ने उसके इस बात को स्वीकार कर लिया। यहीं पर समाज में असमानता की उत्पत्ति होती है और राज्य जैसी संस्था निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए सामने आती है। तो निजी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है और हालांकि रूसो ने इस निबंध में तर्कसंगत ढंग से अपनी बात को साबित करने का प्रयास किया था, लेकिन तत्कालीन शासक वर्ग और धनी समाज को उसका यह दृष्टिकोण पसंद नहीं आया। इसीलिए रूसो के निबंध की अपेक्षा अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखे गए निबंध को अच्छा माना गया और इस बार रूसो को पुरस्कार नहीं मिल सका। काफ़ी निराश होकर के लौट आया।
अब निराशा के वातावरण में रूसो का फिर आवारागर्दी का दूसरा जीवन शुरू होता है और इंग्लैंड में भी जाने का काम किया, जहाँ पर उसे ह्यूम और बर्क का संपर्क मिला, साथ मिला, लेकिन ज़्यादा दिनों तक अपने साथियों से इसकी बन नहीं पाई। ठीक, फ्रांसीसी दूतावास में इसके मित्रों ने इसे नौकरी दिलाने का काम किया, लेकिन इसकी बदमिजाजी और अशिष्ट स्वभाव के कारण यह अपने अधिकारी से लड़ बैठा और नौकरी इसे छोड़नी पड़ी और नौकरी से निकाल दिया गया। 1779 में खानाबदोश की ज़िंदगी जीता हुआ यह महान विचारक इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। तो इनका जीवन परिचय में आप कालक्रम देखिए। 1712 ईस्वी में यह पैदा होता है और 1779 में ईस्वी में मृत्यु होती है। तो ये जो है जन्म 1712 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में रूसो की मौत होती है। ठीक, तो रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का जनक भी माना जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवारा मसीहा माना जाता है, लोकप्रिय संप्रभुता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक माना जाता है। ये कुछ बातें इसके साथ जुड़ी है। सामान्य इच्छा का सर्वश्रेष्ठ विचारक, सामान्य इच्छा के माध्यम से इसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा और विश्व के जितने भी संविधान हैं, लोकतांत्रिक संविधान, उन संविधानों में जो हम शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऐसा उदाहरण जहाँ भी हम शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें रूसो के दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है।